नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में करीब 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और इस बस के एक्सीडेंट में जो हादसा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जब इस बस में सवार करीब 30 लोग थे, जिसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। आपको बता दें, इस हादसे में करीब 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यही नहीं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी विभत्स है। एक तस्वीर ऐसी आई है जिसमें एक यात्री का पैर कट करके अलग हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही विभत्स हादसा था ये। और जिस तरीके से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ड्राइवर को झपकी लग गई थी, जिसकी वजह से जो बस है वो ड्राइवर से टकरा करके रेलिंग पर पलट गई थी और कई यात्री सीट के नीचे भी दब गए थे। तो एक बड़ा ये हादसा है और इस हादसे में कई यात्रियों की यूं कहें कि 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरीके के तमाम हादसे होते हैं, एक के बाद एक हादसों से कहीं ना कहीं सबक लेने की जगह, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे ही हादसों की बाढ़ है। कभी गाड़ियों में आग लग जाती है, लोग अपनी कूद करके अपनी जान बचाते हैं और इस तरीके से जो ये हादसे हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए काल बन जाते हैं। तो सड़क पर मौत दौड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग या जो तमाम लोग हैं जो दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम गाड़ियों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाते हैं, लेकिन एक के बाद एक ये हादसे उन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि आखिरकार कब जागेगा विभाग, कब जागेगा प्रशासन और कब ऐसी बसों और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोगों को जिंदगी या यूं कहें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जगह पर उनको कई काल में ढकेलने का काम करते हैं। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक चीज और भी आ रही है कि जो लोग भी नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाते हैं या फिर ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं, उनके लिए एक बड़ी तैयारी की जा रही है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन लोगों को जैसे ही अगर वो नशे में मिलेंगे तो उनको तुरंत हिरासत में लेकर के सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया जा रहा है। उसको लेकर के नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं और 21 तारीख को इससे जुड़ा हुआ एक कहीं ना कहीं एक नियम का आया है और इसको पास करा लिया गया है। साफ तौर पर इसके बाद उन तमाम लोगों की खैर नहीं है जो लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी है शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ और अगर ऑन द स्पॉट फैसला होगा और उनको हिरासत में लेकर के सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो तमाम ऐसे हादसों की वजह से लोगों की जान चली जाती है और कई जगहों पर हमने देखा भी है, एक बहुत प्रमुख वजह भी ये निकल करके सामने आती है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी एक एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर जिस तरीके की गर्मी है, इस गर्मी को देखते हुए लगातार जो है मौसम विभाग अलर्ट पे है और उन्होंने अभी फिर लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी नेटवर्किंग है, चाहे वो किसी भी कंपनी का नेटवर्क हो, उन सबको जो है एक टेक्स्ट मैसेज आया है कि आफ्टर 3 डेज लू और ये रहेगा, गर्मी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे। और अगर मैं बात करूं जिस तरीके से अखंड जिला प्रशासन की जो कार्यशैली है वो गर्मी को लेकर बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूं वहीं पे जनगणना, तो जनगणना को देखते हुए भी सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन अब जनगणना की जिस तरीके से ड्यूटियां लग रही हैं अखंड, ये बड़ा सवाल है रायबरेली जिला प्रशासन के ऊपर की जनगणना पे जिस तरीके से ड्यूटियां लग रही हैं, वो जनगणना को लेते कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जनगणना की अच्छी किस तरीके से ये जनगणना की जा रही है, इसको किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, तो डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने जो टीमें बनाई हैं और जिनको इनका प्रभारी बनाया गया है यहाँ का, वो मैं बात करूं एडीएम एफआर जो है उनको नेतृत्व इसका एक यहाँ पे इसका पूरा नेतृत्व दिया गया है। लेकिन ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हीला हवाली सदर तहसील में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो लगातार जो है मंशा के अनुरूप, सरकार की मंशा के और खासकर डीएम के अनुरूप काम कर रहे हैं। वो संबंधों पे लोगों की ड्यूटियां काटते दिख रहे हैं। और क्या जो लोग ड्यूटी कटा रहे हैं उनके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं, ये बड़ा सवाल है रायबरेली डीएम इनके सनीत कौर के लिए कि जो एप्लीकेशन पर्सनल लेवल पे लेकर के ड्यूटियां काटी जा रही हैं, आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है। और ऐसे तो जनगणना की जो प्रभारी हैं उनको भी यहाँ एक बार मॉनिटर करना चाहिए कि सदर तहसील में आखिर 200 ड्यूटियां क्यों काटी गई।
ये एक बड़ा सवाल है। और जनगणना जितने इस समय 31-30 तारीख तक जनगणना की जा रही है, हर जगह कराई जा रही है, उसको लेकर के जो टीचरों की ज्यादातर ड्यूटी लगी है, तो टीचर अभी जैसे छुट्टी हो गई है तो हर एक टीचर, चूंकि प्री प्लान होता है बच्चों के साथ घूमना और ये सब करना, तो वो सब में ऐसे एप्लीकेशन पड़े हैं जहां पर एप्लीकेशन कुछ और है और पिक्चर कुछ और है। तो ये बहाना बनाकर लोग ड्यूटियां कटवा रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ के अधिकारी भी, जो सदर तहसील है, यहाँ के अधिकारी उनके ऊपर पलीता लगाते दिख रहे हैं और वो भी आराम से छुट्टियां दे रहे हैं और लोगों की उसमें जो जिसके पास सोर्स नहीं है, मैं इनडायरेक्ट वे में आपको बताऊं अखंड कि जिनके पास सोर्स है उनकी ड्यूटियां कट रही है, जिनके पास सोर्स नहीं है वो बेचारे कूप में पस्ता लेकर जनगणना करते दिख रहे हैं। ये हालात है रायबरेली सदर तहसील की। तो ये हालात है जिसपे डीएम शरनीत कौर ब्रोका लगातार एक्टिव है, खुद से मॉनिटर करती है हर एक चीज, हर एक जगह जनगणना को खुद से मॉनिटर कर रही है, दिख रही है। लेकिन डीएम की मंशा के अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी संबंधों पे ड्यूटियां काटते दिख रहे हैं। जी अखंड। अब बिल्कुल बड़ी गलत बात है कि अगर इस तरीके से संबंधों पर किसी की ड्यूटी काटना और किसी को ड्यूटी पर भेजना अपने आप में गलत बात है, क्योंकि कई समस्या किसी के साथ हो सकती है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ समस्या नहीं होगी, पर ऐसा भी होता है। कई बार हमने देखा है, जिस तरीके से इंद्रवीर भी बता रहे हैं कि कुछ लोग झूठी एप्लीकेशन के सहारे अपने नाम को कटवाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और डीएम को इसका संज्ञान लेते हुए उन तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित करना चाहिए कि ऐसे किसी पर्सनल संबंध के चलते लोगों की ड्यूटियां ना काटी जाए, क्योंकि जनगणना नहीं, इस पे आज मैं एकदम क्लियर मैं अपने दर्शकों को एकदम क्लियर कर दूं अखंड। आज मेरी IBC 24 की सुबह बात हुई है डीएम शरनीत कौर ब्रोका से, लगभग जो है 11:30 बजे कॉल पे बात हुई है। उन्होंने सीधे कहा है कि संवाददाता से कि इस पे जो भी होगा आप बेफिक्र रहिए, टुडे एंड आई एम इन कोर्ट, देन सॉर्ट आउट ऑफ दिस मैटर टुमारो। तो इस पे आप एकदम सशक्त हैं और उन्होंने पहले दिन से अपनी मंशा, अखंड मैं आपको बता दूं डीएम शरनीत कौर, मैं फिर कहूंगा कि डीएम ऐसी डीएम लगभग 3 बार के बाद ऐसे डीएम रायबरेली को मिली है जो जमीन पर उतरकर युद्ध करती दिख रही है, जो सिंघम लेडी के नाम से अब वो देखी जा रही है आने वाले समय में कि एक ऐसी डीएम आई है जो अखंड, मैं इतनी मतलब ये तारीफ नहीं होगी, और लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैं अक्सर अपनी खबरों में कहता हूं, तारीफ के काबिल जो होगा तारीफ करी जाएगी और जो तारीफ के काबिल नहीं होगा उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं होगी। तो आज मैं तारीफ के साथ बिल्कुल कह सकता हूं कि डीएम शरनीत कौर ब्रोका ने जब से उतरी है, पहले ऐसे डीएम हमने देखा हमारे पत्रकारिता में कि जो वॉशरूम के अंदर घुस जाए बेधड़क, मतलब एक निरीक्षण में वॉशरूम के अंदर बेधड़क घुस जाए और वहां फटकार लगाए अधिकारियों को। अब आप सोचिए, एक आईएएस, देखिए निरीक्षण पे जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, फोटो खिंचवाते चले जाते हैं, लेकिन डीएम शरनीत कौर ब्रोका एक ऐसी डीएम है जो जमीन पर उतरकर खुद से युद्ध लड़ रही है और यहाँ के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अभी भी जो ऊपर, मैं आपको एकदम, मुझे मेरे खुले शब्द हैं, जो यहाँ अभी तक इससे पहले निवर्तमान जो यहाँ पर रहे हैं लोग, उनके संरक्षण में आज भी यहाँ का जिला चल रहा है। तो ये भूल जाएं लोग कि यहाँ पे जो लोग चले गए पहले, अब वो जिला नहीं चलाएंगे, अब वो जिला नहीं चलाएंगे, जिला चलाएंगे शरनीत कौर ब्रोका और एसपी रवि कुमार चलाएंगे। आप पुराने किसी के संबंधों पे जिला नहीं चलेगा, नहीं। मीडिया इसीलिए होती है, मीडिया खुल के बोलेगी और फिर उसका जवाब डीएम शरनीत कौर ब्रोका को देना होगा। दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल देना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अधिकारी हैं, सबसे बड़ी अधिकारी हैं, पूरे जिले की कमान उनके कंधों पर है। तो ऐसे में इस तरीके के अगर पक्षपात के आरोप लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी का आरोप है कि किसी को नौकरी पर या किसी को जनगणना की ड्यूटी में नाम चला जा रहा है, वो जनगणना की ड्यूटी कर रहा है, किसी का नाम काट दिया जा रहा है, तो अपने आप में एक पूरे जिले करते, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो लोग भी इस तरीके की पार्शियलिटी कर रहे हैं, जो लोग अपने संबंधों को तरजीह देते हुए लोगों का नाम काट रहे हैं, हटा रहे हैं बिना किसी ठोस सबूत के या किसी ठोस वजह के, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर पर जिस तरीके से इंद्रवीर ने बताया कि जिलाधिकारी से उनसे बात भी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम जरूर एक्शन भी लेंगे जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो पार्शियलिटी का काम कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इस तरीके की पार्शियलिटी से अधिकारियों को बचना चाहिए। किसी की अगर सच में कोई मजबूरी है, कोई ठोस वजह है, कोई परेशानी है, तो जरूर उसको रियायत दीजिए, मगर इस तरीके से अपने संबंधों का ऐसे मामलों में निर्वहन मत कीजिए कि आम लोग आपके ऊपर इस तरीके का पक्षपात का आरोप लगा सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा इंद्रवीर, क्योंकि जिस तरीके से जनगणना से ड्यूटी हटाने को लेकर के लगातार एक के बाद एक इस तरीके की शिकायतें पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं,
कहीं ना कहीं लोगों का जो सब्र का बांध है, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें इस ड्यूटी में लगाया जा रहा है और कुछ लोगों को रियायत दी जा रही है। तो आप फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं बस्ती से। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया था जिस तरीके से आंधी तूफान और बारिश का मामला था फिलहाल, लेकिन कल रात में 11:15 बजे के आसपास बस्ती में सभी के फोनों पे एक मैसेज आता है, एक अलार्म आता है कि जिसे कि 3 घंटे में जो है बारिश आंधी तूफान की संभावना है। पिछले 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा। फिलहाल ये कुछ दिन पहले भी इस तरीके से देखा गया, लेकिन कल रात को फिर देखा गया लगभग रात में 2-3 घंटे तक लगातार ये आंधी तूफान बिजली कड़कती रही और कहीं न कहीं कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। यहाँ तक कि रोड पे जो खंभे लगे थे, जिस तरीके से जो गेट्स बनाए जाते हैं जो विधायक निधियों के द्वारा, ये गेट्स भी रोड पे गिर गए। तो कहीं न कहीं जो बिजली के खंभे हैं वो भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल देहात क्षेत्र में तो अभी भी लाइट नहीं है, क्योंकि कल रात में जिस तरीके से आंधी थी। फिलहाल जनहानि किसी तरीके से नहीं हुई, लेकिन ये है कि पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं और जिस तरीके से रोड पे जो बोर्ड्स लगे थे, जो गेट्स बने थे वो भी गिर गए हैं। तो फिलहाल थोड़ा-सा गर्मी से यूँ कह सकते हैं थोड़ी-सी राहत बिल्कुल मिली है बस्ती के सहित आस-पास के जो जनपद है, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, जो आस-पास के सारे जिले हैं, लगभग 6-7 जिले हैं, उन सारे जिलों में लगभग-लगभग बारिश और बिजली कड़कती हुई जो और आंधी जो है देखी गई है अखंड। बिल्कुल, जिस तरीके से जितेंद्र मौसम ने करवट ली और देर रात क्योंकि लखनऊ में भी इस तरीके की स्थितियां थी और बहुत ही एक कहते हैं ना कि बड़ा तूफान था और आंधी थी और कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई। लखीमपुर खीरी से भी तस्वीरें आई हैं, जहां पर टंकिया घरों की जो है उड़ करके कहीं चली गई, टी शर्ट जो थे वो उखड़ गए, पोल और खंबे कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं और हमने देखा था कि इस तरीके से एक बड़ा तूफान अभी कुछ दिन पहले आया था और जिसमें 111 लोगों के करीब मौत हो गई थी उस तूफान में, और जिसको लेकर के एक बड़ी आपदा के रूप में देखा गया। प्रयागराज में हमने देखा था तो और बरेली में देखा था कि किस तरीके से एक बड़े शेड के साथ उड़ता हुआ एक व्यक्ति कई दूर जाकर गिरा था, जिससे उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ गया था। तमाम तस्वीरें हमने देखी, लेकिन आखिरकार लगातार जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मौसम विभाग ने बोला है कि अभी भी कई जिलों में ये असर साफ तौर पर दिखाई देगा। कहीं पर आंधी बारिश का अलर्ट साफ तौर पर दिखाई गया है, बारिश भी हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत बड़ा तूफान आया है। आने वाले दिनों में 28 से 29 तारीख के बीच में 2 से 3 दिनों तक मौसम सुहावना रहने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर जो वो गिरेगा। फिलहाल एक चीज आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र, क्योंकि इस वक्त नौतपा चल रहा है, कल से उसकी शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है। ऐसे में बस्ती में किस तरीके से गर्मी या प्रचंड गर्मी, क्या तूफान के साथ कुछ बारिश भी हुई थी, क्या उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर में कमी आई है कि साफ तौर पर नौतपा का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? देखिए, कल दिन की अगर बात कीजिए तो कल पूरे तरीके से वाकई में गर्म था। कहीं न कहीं पूरा दिन कल माहौल पूरा गर्म था। माहौल यूँ कहें कि पूरा दिन कल का गर्म था, लेकिन रात में जिस तरीके से देर रात आंधी आई, तो बारिश भी हुई, बिजली की, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी लोगों को राहत मिली है। लेकिन यूँ कह सकते हैं कि सुबह होते ही फिर से धूप निकल गई, तो कहीं न कहीं ये चिलचिलाती धूप, वैसे बारिश होने के कारण मौसम थोड़ा-सा ठंडा है, लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा-सा समय बीतेगा तो हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता हुआ जाए, तो हो सकता है गर्मी भी बढ़ती चली जाए, क्योंकि नौतपा है। तो स्वाभाविक बात है, जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या प्रशासन की बात की, लगातार लोगों से उन्होंने एक आह्वान भी किया था, ये भी कहा गया था कि जितना हो सके उतना गर्मी से बचे और इवन 11 बजे से लेके 4 बजे तक संभवतः अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, बच्चों को बाहर न ले। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, नौतपा की जिस तरीके से कल से लगा है और ऑब्वियसली बात है गर्मियां काफी ज्यादा है। शुरुआती दौर की बात की जिस तरीके से गर्मी का महीना स्टार्ट हुआ था और गर्मी लगातार बढ़ती गई, क्योंकि टेम्परेचर वाकई में जैसे कई जिलों में देखा गया कि टेम्परेचर काफी ज्यादा थे। बस्ती में भी 40 डिग्री टेम्परेचर पार कर दिया गया था। वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की स्थिति सभी लोग देख रहे हैं कि वहां का टेम्परेचर 45 से 48 तक चला गया। तो कहीं ना कहीं लगातार ये टेम्परेचर जारी है। स्वाभाविक बात है गर्मियां ज्यादा हो रही है, उसके बचाव के लिए लोगों को पूरे तरीके से अग्रसित होना पड़ेगा। लेकिन यूं कह सकते हैं कि कल रात के मौसम के बाद जो बारिश हल्की हुई थी, उस बारिश ने कहने के लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म है, जिस तरीके जितेंद्र ने बताया 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है और बात करें तो दुनिया भर में तीसरे पायदान पर था। और अगर हम बात करें दुनिया में तो सबसे ज्यादा शहर भारत से ही है जहां पर इस तरीके के लू के थपेड़े देखने को मिल रहे हैं। और देखा था किस तरीके से जो 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री आए, उन्होंने भी गर्मी को लेकर के बोला था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ रही है और नौतपा जब से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक राहत भरी खबर जरूर मौसम
विभाग ने दी है कि आने वाले दिनों में 28-29 तारीख में 3 दिनों के लिए मौसम सुहावना हो सकता है और कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में खासा गिरावट देखने को मिलेगी और ये गिरावट 8 से 10 डिग्री सेल्सियस करीब होगी। तो अपने आप में एक बड़ी गिरावट होगी, लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया कि हालात अभी कहीं ना कहीं खराब है और तमाम जगहों पर जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, भीषण गर्मी की तस्वीर, भीषण गर्मी ने जिस तरीके से लोगों को परेशान किया है, लखनऊ में भी कहीं ना कहीं ग्रीन नेट लगा करके, जहां पर चौराहों पर जहां पर ट्रैफिक रुकता है वहां पर लोगों को राहत देने के लिए ग्रीन नेट लगाए गए हैं कि उसके नीचे रहे, लोगों को डायरेक्ट धूप ना पड़े। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो गर्मी है, कहीं ना कहीं मौसम विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो लोगों से अपील कर रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो कम से कम 11 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर ना निकले, कि जिससे वो धूप से बच सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार गर्मी की वजह से तमाम जगहों से अलग अलग खबरें निकल करके सामने आ रही है और प्रशासन ने इसको लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए, जरा हमारे दर्शकों को ये भी जरूर दिखाइएगा कि बस्ती में किस तरीके के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी। जब तक कोई दूसरा सहयोगी हमारे नहीं जुड़े तब तक मैं आपको एक खबर और बताऊं। कल बस्ती ने कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम स्थापित किया है। फिलहाल बस्ती जनपद में, क्योंकि बस्ती जनपद के आसपास के तमाम ऐसे जिले हैं अभी, लेकिन रिसेंटली जो बस्ती जिला उन्होंने कल इस तरीके से गिनीज बुक में अपना नाम उन्होंने दर्ज कराया है। यूं कह सके अखंड कि लगभग 2100 महिलाओं ने प्रभु श्री रामचंद्र का सोहर गाया था। सोहर गाने के बाद में गिनीज बुक के जो टीम थी वो बस्ती आई थी, यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने पूरी जांच पड़ताल की, सारी चीजों को समझा। उसके बाद में जो है कल बस्ती में, यानी जो कल सोहर गाया गया था और कल ही जो है गिनीज बुक का एक रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, बस्ती को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। बस्ती की जनता, बस्ती के जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, सभी लोग उत्साहवर्धन में, सभी का कहना है कि बस्ती को एक पहला अभी तक सम्मान मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो महिलाएं द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र का सोहर गाने के बाद में इस तरह का रिकॉर्ड बस्ती को हासिल हुआ। खंड हाँ बिल्कुल, सब बहुत बड़ी बात है जितेंद्र, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम दर्ज होता है, वैसे न सिर्फ बस्ती का ही नाम रोशन हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश साथ ही भारत का भी नाम रोशन हुआ है। लेकिन जिस तरीके का कीर्तिमान स्थापित किया है इतनी महिलाओं के द्वारा, अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और कहीं ना कहीं इससे बस्ती जनपद की पहचान जो है वो विश्व लेवल पे होगी और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बस्ती वासियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी एक बड़ी खबर है और जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और श्री राम जी का सोहर गा करके, अपने आप में बड़ी बात है। अब फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट करिएगा। हमारे साथ राजकुमार बने हुए हैं अम्बेडकर नगर से। क्या राज आप सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी आप सुन पा रहे हैं? आप फिर से कनेक्ट होंगे हम राजकुमार के साथ, लेकिन आपको एक खबर बता देते हैं। एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार समाज को हो क्या गया। एक प्रतिष्ठित कॉलेज की बीए की एक प्रतिष्ठित कॉलेज की एक छात्रा के साथ एक हैवानियत की खबर सामने आई है, वो भी राजधानी लखनऊ में, जहां पर एक यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हैवानियत की गई है। उस हैवानियत में 3 लोग शामिल बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस डरी सहमी छात्रा ने अपने परिवार को जब इस बारे में जानकारी दी कि उसके साथ ये हैवानियत की है, उसके पिता आगे आए और उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि जौनपुर की रहने वाली बच्ची है जिसके साथ इस तरीके की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में पूरी घटना घटित हुई, जहां पर आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिला करके एक बच्चे के साथ, एक युवती के साथ एक हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वो बच्ची अपने घर जा रही थी और वहां से दिल्ली के लिए निकल रही थी और उसने एक अपने पुराने मित्र, 4 साल पुराने मित्र को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिसके बाद वो दोस्त स्टेशन पर पहुंच जाता है और उसके बाद उनको बहुत प्रेरित करता है, जिसके बाद वो लड़की उनके साथ चली जाती है, जिसके बाद उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कॉफी में नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ कई दिनों तक हैवानियत की जाती है। जब लड़की की हालत खराब हो जाती है तो उसके बाद आरोपी युवक उसे ट्रेन में बैठा देते हैं जनरल टिकट दे करके
लेकिन जब लड़की को होश आता है तो वो पूरी आप बीती अपने परिवारजनों को बताती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवार वालों ने उन आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद 5 टीमें गठित की गई हैं और आरोपियों की धरपकड़ के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ रही है कि जैसे ही जानकारी मीडिया में है, जिसके बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं और इस वजह से पुलिस उनको ट्रैक करने में थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस साफ तौर पर ऐसे हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपियों तक जल्द पहुंचने की बात कही जा रही है और साफ तौर पर 2 लोगों की पहचान हो गई है। इसमें एक आरोपी शिवम यादव बताया जा रहा है, तो दूसरा आरोपी सनी है जो डिलीवरी बॉय का काम करता है। तीसरे आरोपी की अभी पहचान नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और इस मामले में साफ तौर पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से एक युवती के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दिया गया है, वो भी राजधानी लखनऊ में, तो अपने आप में कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार महिलाएं सुरक्षित कैसे। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे गंभीर बात है कि जो आरोपी युवक है वो युवती को पहले से जानता था, जिसकी वजह से वो उस पर भरोसा करनी थी, लेकिन उसने उस भरोसे को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी और इसमें कुछ और लोग जो उसके दोस्त थे वो भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार दबिश दे रही है और एक के बाद एक बड़ी जो 5 टीमें गठित की गई हैं उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए जुटी हुई है। एक और खबर आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए भी अब तैयारियों में जुट गई है। लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और एक के बाद एक बैठकें साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो की तरफ से की जा रही है और सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि बसपा सुप्रीमो लगातार अपनी बैठकों में ब्राह्मणों को लेकर के बात करती हुई नजर आ रही है और इसकी मुख्य वजह है कि वो जानती हैं कि अगर ब्राह्मण उनकी तरफ आता है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता की चाबी है, जो कुर्सी है, वो उनकी तरफ आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले कई वर्षों से लगातार पीछे चल रही है जो पार्टी, जिसके पास अभी अपना कोई मूल वोट बैंक का तो है ही, लेकिन उसके पास कोई का बड़ा तंत्र नहीं है। यूं कहे कि सिर्फ एकमात्र विधायक है, वो भी अपने बल पर, बसपा से नहीं, क्योंकि उमा शंकर सिंह बलिया की रसना विधानसभा से विधायक है। वो एकमात्र ऐसे विधायक है जो अपने बल पर जीत करके आए हैं। उनकी जीत में पार्टी का उतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नजर आ रही है और लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए लगातार पूरी तैयारी कर रही है। क्योंकि थोड़े दिन पहले इस बात की एक खबर आई थी कि जल्द से जल्द लगातार हर जनपद में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें बीएसपी के साथ जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही मैदान में है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बसपा पर डोरे डालती हुई नजर आ रही है, जो फिलहाल इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन ये संभावना कितनी है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस क्या बसपा का दामन या बसपा के साथ जाएगी, या फिर कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे और बसपा के साथ भी रहे। क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस का मुख्य या ये कहें कि मुख्य तौर पर मानना है कि बीजेपी को सबसे पहले हटाना होगा और उसके लिए जो भी कुछ करना होगा सबको साथ आना होगा। और तमाम जो विपक्षी दल हैं लगातार एक साथ एक बड़े मंच से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के रूप में बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को लगातार प्रचंड जीत मिलती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में एक बेचैनी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में असंतोष भी है कि क्या बीजेपी को हराना इतना आसान है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जो मिलकर चुनाव लड़ा था जिसने 2024 में लोकसभा का, वो अब कहीं ना कहीं चाहती है कि बसपा भी इस खेमे में शामिल हो और कहीं ना कहीं उसके शामिल होने से बीजेपी को एक बड़ा गहरा झटका लगेगा। क्योंकि अगर उस अलायंस में बसपा भी शामिल होती है तो एक बड़ा वोट बैंक वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा, जो बीजेपी को हराने के लिए कारगर साबित हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर बसपा सुप्रीमो ने चुप्पी साध रखी है और जब 2 बड़े नेता, जिसमें बाराबंकी के सांसद भी शामिल थे, जब वो मिलने पहुंचे तो उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पहले भी बसपा सुप्रीमो कह चुकी है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी खत्म हो चुकी है, जो पार्टी 2007 से 2012 तक उसने चुनाव में दमखम दिखाया था, लेकिन 2012 के बाद से अब तक उसकी जो चुनावी तैयारी है वो बहुत पीछे चल रही है। आखिरकार कैसे 2027 के रण में
वो मैदान में उतर पाएगी? क्या वो जो रणभूमि होगी, जो युद्ध क्षेत्र होगा, उसमें अपनी पैठ दिखा पाएगी, या वो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में काम करेगी, या फिर कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेगी? लेकिन इतना जरूर है कि बसपा सुप्रीमो लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी जो खत्म हुई पार्टी है, जो कमजोर पड़ी पार्टी है, उसको खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो एक दिलचस्प जो तस्वीर देखने को मिलती है, जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद है, वो भी उनके साथ साथ है। तो कहीं ना कहीं ये कवायद दिया, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, कहीं ना कहीं बीएसपी के वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ जो दूसरे जो जाति के वोट हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है। अब बीएसपी इसको कितना आसानी से हैंडल कर पाती है, टैकल कर पाती है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार इस तरीके की जो प्रयास हैं बीएसपी सुप्रीमो के 2027 के चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं बीएसपी को धार देने के लिए, बीएसपी को ताकत देने के लिए और बीएसपी को मैदान में खड़ा करने के लिए लगातार उनकी कवायद जारी है। एक के बाद एक ना सिर्फ वो प्रदेश सरकार पर हमलावर होती हैं, बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमलावर होती है। वहीं अगर बात की जाए तो जो विपक्षी खेमा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर के उनके ऊपर हमला बोलती हुई नजर आती है और साफ तौर पर उन दोनों पार्टियों पर आरोप लगाती है कि जब जब इनको मौका मिला तब तक इन्होंने जो दलित समुदाय है या दलित वर्ग है उसके साथ इन्होंने इनके साथ खेल किया है, इनको सम्मान नहीं दिया है, इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो या फिर तमाम जो महापुरुषों के नाम पर जो स्थल से उनके नाम बदलने की बात हो, जो जिलों के नाम रखे गए थे उनके नाम बदलने की बात हो, तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने विपक्षी खेमे की जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, उनको घेरने का काम किया है। तो साफ तौर पर बसपा अपनी बैटलफील्ड तैयार करने में जुटी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि इतनी आसान नहीं है जितना आसान उनको लग रहा है, क्योंकि वो पार्टी जो धरातल पर है उसको खड़ा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन चुनाव में कुछ भी संभव है। समय में कहीं ना कहीं जिस समय जिस पार्टी को ये लोग कहते हैं कि वो पार्टी खत्म हो चुकी है, उसका वोट बैंक अगर अचानक से उसके साथ जुड़ता है या जो लोग हैं दूसरे लोग उस पर विश्वास करते हैं, तो शायद जो युद्ध है, जो युद्ध क्षेत्र में जो तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके आगे आने का मामला सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बसपा सुप्रीमो के लिए ये राह आसान नहीं है, कांटों भरी राह है और कहीं ना कहीं इस कांटों भरी राह पर चलना होगा। लेकिन वो कब चलेंगी इसका इंतजार उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सब कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार एक के बाद एक बैठकें बीएसपी सुप्रीमो कहीं ना कहीं उन तमाम जो कार्यकर्ता जो इस वक्त अपने पार्टी को खत्म होता हुआ देख रहे थे, उनके अंदर एक अलग जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और वो सोच रहे हैं कि शायद बसपा जो खत्म हो चुकी पार्टी है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी बल्कि सत्ता में वापसी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। लेकिन ये किसी सपने से कम नहीं है, इतना आसान नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जहां पर पार्टी का खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात होती है और वहां पर बसपा इस वक्त पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है। क्योंकि उसका वोट बैंक तो जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके पास जो एक टीम होनी चाहिए थी वो टीम अब जिले में नहीं बची है। जो तमाम बड़े नेता थे उसका दामन छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उसके सामने एक न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े नेताओं की एक टीम का अभाव है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चेहरा है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती का, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी बसपा कर रही है। लेकिन फिलहाल इतनी राह आसान नहीं है और बीएसपी के लिए भी उसके सामने दो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी होंगे। पहली तो जो बीजेपी जो सत्ता में काबिज है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिसने लोकसभा के 2024 के चुनाव में पानी पिलाने का काम किया था और सबसे ज्यादा सीट जीत करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या सीट जीत करके समाजवादी पार्टी ने दिखाया था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है जो आने वाले चुनाव में भाजपा से सीधी टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो की लगातार जो बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर है, मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर के संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, ये साफ तौर पर बताती है, दर्शाती है कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो 2027 के चुनाव को लेकर के गंभीर है और कहीं ना कहीं वो चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। इसीलिए अपनी पार्टी के अंदर चार फूंकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उनकी ये बैठकों का दौर या उनकी ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बसपा सुप्रीमो जो मानती है कि उनकी पार्टी एक बड़ी मजबूत पार्टी है, भले ही वो उस वक्त धरातल में है, लेकिन उसे खड़ा करने के लिए लगातार एक के बाद एक
बैठकें करती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी टूटी हुई पार्टी को एक बार फिर से जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा भार उन्होंने ब्राह्मणों को इसके ऊपर ले रखा है कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण उनकी नैया पार लगाने के लिए सबसे अहम योगदान देने वाले हैं। तो फिलहाल उनका ये कार्ड कितना ज्यादा चलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी और बड़े प्लेयर के रूप में बसपा सुप्रीमो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले लीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।